आज की इस गोष्ठी सेमिनार पुस्तक इसके अध्यक्ष सुधीर जी और मंच पर मौजूद हमारे तमाम साथी साहित्यकार और प्रेक्षागृह में उपस्थित तमाम सुधीजन, यहाँ आकर के मेरे को पता चला कि आज कोई सेमिनार है और सेमिनार का एक विषय भी है और उस विषय के मेरे को कहा गया था कि आप शुरुआत करेंगे और नीलकांत जी का जो अभिनंदन होगा उसमें उन्हीं की पृष्ठभूमि में कुछ कहना है उनके बारे में या कुछ, लेकिन आपको पता चल रहा है कि सत्ता बनाम साहित्य यह एक विषय भी है। बहरहाल मैंने एक छोटा सा नोट वैसे भी तैयार कर लिया था और नीलकांत जी की पूरे साहित्य की जो प्रकृति है उस पर भी यदि थोड़ी सी भी चर्चा की जाए तो अपने आप में ही वो सत्ता बनाम साहित्य का विषय ही बन जाता है। जो भी हो, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में जो आई थी बात कि मार्च का महीना जो भी हिंदी साहित्य के जगत से परिचित है इसे साहित्य के पंडितों का मधुमास कहा जाता है। बीकानेर के पुष्करणा समाज में साल 2 साल में एक खास दिन साथियों के दिन के रूप में तय किया जाता है, जिस एक दिन में इस समाज में थोक के भाव शादियां हुआ करती है। पहले तो यह दिन बाल विवाहों के लिए प्रसिद्ध था। इस समाज का एक भी परिवार नहीं बचता था जिसमें कोई शादी न हो रही हो। बारातियों के लिए भी जैसे आपस में लूट खसोट होती थी। सड़कों पर बारातें दौड़ती हाँफती दिखाई देती थी क्योंकि हर किसी को और 10-20 शादियों में चेहरा दिखाने की हड़बड़ी रहती थी। इधर के सालों में बाल विवाह तो बंद हो गए, एक ही दिन में समाज में सारी शादियां कर लेने का कम खर्चीला व्यवहारिकतावाद भी टूट गया। फिर भी शादियों के ऐसे 1-2 दिन के मुहूर्त के पद की परंपरा और उससे जुड़ी गरमा-गमी किसी न किसी रूप में आज भी जारी है। तो यह मार्च का महीना हिंदी के शैक्षणिक जगत के लिए कमोबेश वैसे ही सेमिनारों भाषणों के आयोजनों की गरमा-गमी का महीना है। शायद ही कोई अध्यापक प्रोफेसर होगा जिसके पास 10-5 सेमिनारों के निमंत्रण हाथ में न होते हो। यूजीसी की ग्रांट का पैसा खर्च करने के दबाव से यह महीना शैक्षणिक जगत का सबसे अधिक धूमधाम का महीना बन जाता है। यदि इस संदर्भ में कोई हिंदी साहित्य के जगत की वस्तु स्थिति पर नजर डालेगा तो सबसे पहले उसका जो पहला भ्रम टूटेगा वह यह कि साहित्य के साथ जुड़ी हुई कल्पित दरिद्रता का भ्रम। कहीं कोई दरिद्रता नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से खर्च किया जाता है। दूसरा भ्रम टूटेगा साहित्य और राजसत्ता के बीच एक प्रकार के 36 के रिश्ते का भ्रम, क्योंकि सारा सरकार द्वारा प्रायोजित सरकारी पैसों के बल पर जो है वो तमाम सेमिनार और वो गोष्ठी आयोजित की जाती है। और इन सब के साथ आपको आपके अंदर तीसरी विरक्ति का जो भाव पैदा होगा वह कि साहित्य की दुनिया में ऐसे प्रकांड और सर्वज्ञ विद्वानों के ढेर से यह दुनिया इस प्रकार पकी हुई है कि इस ढेर में सचमुच अब कुछ दुर्गंध सी आने लगी है, सड़ने लगा है। अभिनव गुप्त अपने ध्वन्यालोक में जहाँ काव्य में रसभंग के हेतुओं का निरूपण करते हैं वहाँ कहते हैं कि किसी भी रस के परिपुष्ट हो जाने पर उसका बार बार उद्दीपन करना रसभंग का एक हेतु होता है। काव्य में वर्णन द्वारा परिपुष्ट और उपभुक्त रस को यदि बार बार परोसा जाता है तो वह कुमलाए हुए कुसुम के समान मलिन हो जाता है। तो एक ऐसे मधुमास में अक्सर विद्वानों के लिए सुंदर सेज की तरह सजे धजे रहने वाले एक प्रेक्षागृह में जब हम चंद लोग नीलकांत की तरह के एक व्रात्य और निंदित रचनाकार आलोचक के अभिवादन के लिए जुटे हैं तो ऐसा लगता है जैसे वसंत ऋतु में इंद्रपुरी की किसी आलीशान असंख्य सुगंधित फूलों से सजी वाटिका में श्मशान में धुनी रमाए बैठने वाले कापालिकों ने अपनी मर्जी से मार दिया। या फिर और भी नीचे उतरे, आप लोग बुरा न मानिएगा, तो तंत्र मंत्र की रहस्यवादिता को झाड़ कर सोचे तो कह सकते हैं कि जैसे प्रेमचंद के घीसू माधवों ने पूरे गांव को पूरी और जलेबी खिलाने का न्योता दे दिया है। सचमुच बहुत अच्छी सी आ रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये
लहर पत्रिका, इसके सारे आयोजन, किस प्रकार से ये जो जिस प्रकार का माहौल इसने तैयार किया है हिंदी के पूरे विद्वत जगत में। बहरहाल आज नीलकांत जी को पुरस्कार दिया जाएगा, अभी दिया जा चुका है। उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े जाएंगे, उन्हें पथ प्रदर्शक, महान चिंतक और विचारक के विशेषणों से विभूषित किया जाएगा। उनकी चरण धूलि को माथे पर लगाकर धन्य धन्य होने के भाव व्यक्त किए जाएंगे। यह सब अभी भी हमें शेख चिल्ली या मुंगेरी लाल के सपनों जैसा लगता है, लेकिन यह तो आज प्रत्यक्ष है। इसे प्रमाण की शायद कोई जरूरत नहीं है। नीलकांत जी की तरह के एक चरम मूर्ति भंजक, अराजक और विध्वंसक लेखक को अपनाने के लिए तो हम यहाँ इकट्ठा हुए। यह सच जितना भी अविश्वसनीय, अभावनीय क्यों न हो, लेकिन एक सच तो है। और हम जानते हैं कि हिंदी की अनगिनत मुर्दा पत्रिकाओं के बीच यह रद्दी से कागज पर निकलने वाली लहर पत्रिका की जो ठसक भरी गूंज आज चारों ओर सुनाई दे रही है, वैसे ही बसंत ऋतु के सेमिनारों, उत्सवों के बीच इस छोटे से आयोजन की गूंज ही शायद सबसे अधिक ऊंचे स्वर में सुनाई देगी। अधाए हुए अंगूरी मदिरा के में डूबे भूतों की नींद में खलल पैदा करेगी। कुछ कुपित पंडित किसी आगत कलयुग का विलाप करेंगे, हंस चुकेगा, ताना तिनका, कौवा मूर्ति खाएगा। बहरहाल मित्रों, हास्य प्रयास की इन सारी बातों के परे हम सिर्फ यह कहना चाहेंगे कि जिस कोलकाता शहर में आज ये आयोजन हो रहा है, यह उस बंगाल नवजागरण का केंद्र स्थल है जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, माइकल मधुसूदन, द्वारकानाथ ठाकुर से लेकर रविन्द्रनाथ तक की शाश्वत परंपरा में भी समान आदर के साथ जिस और एक नाम को भी हमेशा याद किया जाता है, वो नाम है हेनरी लुइस डिरोजियो का नाम। 19वीं सदी के प्रारंभ के विद्रोही बौद्धिक आंदोलन यंग बंगाल के ध्रुव तारे की तरह एक खास दिशा में सबसे ज्यादा चमकते हुए नवजागरण के सितारे का नाम। सिर्फ 22 साल की उम्र में चल बसे इस यूरेशियाई असाधारण शिक्षक ने बाबुओं के मस्त जीवन में बाबू घरों की संतानों के बीच स्वतंत्र चिंतन की अलग जगाकर जो भारी खलल पैदा किया था, उसे तब हिंदू कॉलेज के अधिकारियों ने तत्कालीन नौजवानों के पतन का कारण बताते हुए सारे अनर्थ की जड़ और आतंक का विषय बताया था। फिर भी उसे निष्कासित करने के बजाय उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उससे इस्तीफा देने का प्रस्ताव दिया था। डिरोजियो ने उस प्रस्ताव के एक एक बिंदु का जवाब देते हुए जो पत्र लिखा था, बंगाल के नवजागरण के इतिहासकार विनय घोष ने उस जवाबी पत्र को ही बंगाल के नवजागरण का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया है। डिरोजियो ने अपने उस पत्र में कहा था, कोट, मैंने कभी भी अपने को नास्तिक के रूप में पेश नहीं किया, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व के बारे में खुलकर बहस करना अपराध है, तो इस अपराध को स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। डिरोजियो ने कैंपबेल की प्रसिद्ध पंक्ति एंड एज द स्लेव डिपार्ट्स द मैन रिटर्न्स, गुलाम जाता है तभी मनुष्य आता है, के हवाले से उन्होंने जो कविता लिखी उसमें भी लिखते हैं, स्वतंत्रता नाम की ऐसी महत्ता है कि जो भी देशभक्त इस पवित्र नाम का संकल्प लेकर तलवार उठाता है वो कभी पराजित नहीं होता। रविन्द्रनाथ ने ऐसे ही नहीं लिखा था कि बुद्धिमानों की मंत्रणा नहीं बल्कि विक्षिप्त लोगों के पागलपन में, मनुष्य के चिंतन और कर्म में, उसके अंदर और बाहर, उसके दर्शन और साहित्य में युग युग में नए ढंग से सृष्टि की है। आज के कम्युनिस्ट चिंतक एलन बदऊ ने बिल्कुल सही कहा है कि दर्शन शास्त्र एक तार्किक विद्रोह की तरह होता है। तब तक कोई दर्शन शास्त्र पैदा नहीं हो सकता जब तक आज जो दुनिया है उसके बरक्स विचारक में असंतोष नहीं। यह तर्क और विवेक की शक्ति पर एक आस्था है, उसकी एक सर्वकालिकता होती है और यह प्रत्येक मनुष्य को एक चिंतनशील प्राणी मानता है। अंततः दर्शन शास्त्र हमेशा जोखिम उठाता है और आज के युग का प्रसिद्ध फ्रांसीसी चिंतक मिशेल फूको अपनी प्रसिद्ध किताबों मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में इन पागलों को आम जीवन से निष्कासित करके रखने के लिए तैयार किए जाने वाले पागल खानों और जेलों के जिस भारी तामझाम पर विशद विमर्श किया है, वह अंत में यही बताता है कि व्यवस्था मूलतः सृजनात्मकता का एक कैद खाना ही होती है और स्वातंत्र की अंतरशक्ति से इसे बार बार चुनौती देकर मानव जीवन का विकास संभव होता है। मित्रों,
हम सब जानते हैं हिंदी जगत में आज पुरस्कारों की कैसी बरसात होती रहती है। ऐसे में अगर हिसाब लगाया जाए तो अभी देश के गांव, प्रखंड, जिलों, कस्बों, महानगरों में हिंदी के लेखकों को मिलने वाले पुरस्कारों की संख्या हजारों में होती है। वागड जैसी पत्रिका में छपने वाले अधिकांश लेखकों को हम 2-4 पुरस्कारों से कम की कलंगियां लगाए नहीं देखते हैं। हिंदी का साहित्य समाज में जितना अधिक अप्रासंगिक होता जा रहा है, उसी अनुपात में हिंदी साहित्य पर पुरस्कारों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसे उलटकर इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि हिंदी में पुरस्कारों की संख्या जितनी बढ़ती जा रही है, समाज में साहित्य की प्रासंगिकता उतनी ही घटती जा रही है। सत्य यह है कि लेखकों ने आम लोगों और उनके जीवन के संघर्षों से अपना नाता तोड़ लिया है, तो आम लोगों ने भी लेखकों से अपना संबंध तोड़ लिया है। अभी के तमाम लेखक किसी न किसी प्रकार से सरकारी तंत्र के अंग हैं। वे इस तंत्र के सेवक हैं। जनता के सेवक होना तो दूर की बात, वे व्यापक जन समाज के हिस्से भी नहीं है। सरकारी तंत्र में रहते हुए परस्पर एक दूसरे को उपकृत करना, पुरस्कार लेने और देने की जोड़ तोड़ में ही इनकी जिंदगी बीत रही है। ऐसी स्थिति में नीलकांत से लिखे हर प्रकार के सरकारी तंत्र से दूर से पूरी तरह से असंबद्ध लेखक को एक भी पुरस्कार न मिलना इन ढेर सारे पुरस्कारों की असारता के बारे में हमारी टिप्पणी का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाल में बॉब डिलन को नोबेल पुरस्कार मिला। उनका एक गीत है ब्लोइंग इन द विंड। इसकी शुरू की पंक्तियां है, हाउ मेनी रोड्स मस्ट ए मैन वॉक डाउन बिफोर यू कॉल हिम ए मैन, हाउ मेनी सीज मस्ट ए वाइट डॉग सेल बिफोर शी स्लीप्स द सैंड, यस how many times must the cannon balls fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. कितने रास्ते तय करे आदमी कि तुम उसे इंसान कह सको, कितने समुद्र पार करे एक सफेद कबूतर कि वह रेत पर सो सके, हाँ कितने गोले दागे तो कि उन पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाए। मेरे दोस्त, इनका जवाब हवा में उड़ रहा है, जवाब हवा में उड़ रहा है। तो मित्रों, हम इन स्थापित विद्वत मंडली के ज्ञान के रहस्य को जान रहे हैं, और आप जानते हैं कि हमारे खुद के ज्ञान का क्या असर पड़ता है जब हम ज्ञान पर क्या असर पड़ता है जब हम जान लेते हैं कि दूसरा उसके रहस्यों को जानता है। जिस ज्ञान की धुन में हम शेर बने घूमते हैं, वही तत्काल हमें चूहे में भी तब्दील कर देता है। और इस पूरे प्रसंग में अभिनव गुप्त की इस बात को स्वीकारते हुए कि जो तत्ववेत्ता नहीं है, केवल चर्या पूजा में निष्ठा रखते हैं, उनके चित्त के संशय युक्त होने पर ज्ञान की हानि होती है। अंत में हम यही कहेंगे कि जो परंपराओं के विलय से, भगवानों की मृत्यु से घबराते हैं और कहते हैं कि उससे विचार शून्यता पैदा होगी, वे सही नहीं है। लेकिन कहते हैं कि शब्द का अर्थ है वस्तु की मृत्यु, अर्थात ईश्वर की मृत्यु का अर्थ विचारों की श्रृंखला का टूटना नहीं, बल्कि शब्द के अर्थ अर्थात विचारों की शक्ति को बल पहुंचाना होता है। नीलकांत जी को पुरस्कार के संदर्भ में इस भूमिका के बाद अब नीलकांत जी के बारे में जहाँ तक सवाल है, तो एक मैंने लेख लिखा था, वो लाभ के इसी अंक में छप चुका है। मैं उसको पूरा नहीं पेश करूँगा, सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें इस लेख में मैंने वो नीलकांत जी की पूरी प्रकृति जो है इस प्रकार से अपने सारे बौद्धिकता के ताम झाम को, लबादे को फेंकते हुए वे जब एक कथाकार के रूप में विषय वस्तु का आपके सम्मुखीन होते हैं, तो किस प्रकार का एक व्यक्तित्व उनका बनता है। तो उसमें मैंने लुईस अल्थुसर की आत्मकथा का एक उद्धरण दिया है, द फ्यूचर लास्ट फॉर एवर रिमेंबर। इसमें वो लिखते हैं कि मैंने अपनी सारी वयस्क जिंदगी इस भाव के साथ व्यतीत की कि जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही न हो, सिर्फ इस डर से कि मेरी किताबों के पाठक कहीं मेरी इस अस्तित्वहीनता को देख न ले और मुझे पूरा ढूंगी न मानने लगे, मैं अपने होने का स्वांग जरूर करता रहा। तो ये नीलकांत जी है। यह जो आदमी के अस्तित्वहीन होने, आत्मविहीन होने का बोध है, ये एक प्रकार के एक अकीदत भाव जो हमने उनमें हमेशा देखा, उसका भी मैंने इसमें विस्तार के साथ जिक्र किया है। यह जो अपनी भौतिकता के प्रति पूरी तरह से निर्मोही, निर्वैयक्तिक होने का भाव है, यही आदमी को जीवन की उन कथाओं की ओर ले जा सकता है जो हम शहरी बुद्धिजीवियों के लिए किसी अजायब
सागर या बुधा से दिखने वाले निर्जन स्थान से इनका जान पड़ता है। एक सामान्य आत्मवादी भौतिक बाहरी संसार में तो परिवर्तनों को स्वीकारता है, लेकिन अपने आत्म को लेकर बिल्कुल अविचल रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे से बाह्य संसार का तो बाकायदा अस्तित्व होता है, जो अस्तित्वहीन होता है वो हमारा आत्म है। इस मायने में हमें बार बार महाभारत के गांधारी की बात याद आती है, जो अपने पुत्र को अपने सामने बिल्कुल निर्वस्त्र होकर आने के लिए कहती है, ताकि वो उसके पूरे शरीर को वज्र के समान अजेय बना दे। लज्जावश दुर्योधन पूरी तरह से विवस्त्र होकर जाने के बजाय उनके सामने एक लंगोट में हाजिर होता है, और दुर्योधन के शरीर का वही ढका हुआ अंश उसकी कमजोरी बन जाता है, जिस पर गदा से प्रहार करके भीम उसे मार डालता है। यह तो जीवन के यथार्थ का साक्षात्कार अपनी बौद्धिकता के पूरे लबादे को फेंक कर करने की बात है। आत्म विजड़ित होकर बुद्धि की गूढ़ता के बजाय निर्बुद्धि की नग्नता के जरिए आगे का रास्ता पाने का जो रास्ता है, वो नीलकांत में ही नहीं, मुक्ति बोध में भी। तो ये पूरा व्यक्तित्व है इनका, जो उनको बिल्कुल निसंग भाव से सारे सत्ता के तंत्र और व्यवस्था के विरुद्ध जो है खड़ा करता है, और एक दूसरे प्रकार का जो है एक प्रति आख्यान, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रतिवाद का प्रति आख्यान, उसके केंद्र में नीलकांत अपने रचनाशीलता के अपने बिल्कुल प्रारंभ से ही अपने सारे अकिंचन भाव के जीवन के बावजूद जो है उन्होंने जो निर्माण किया है, आज हम लोग उसी का सम्मान करने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि आगे अब आप तमाम विद्वान लोग हैं, वो लोग बातें करेंगे। धन्यवाद।